नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्ष की, बंगाल में विपक्ष के आरोपों पर लगी मोहर की, देखेंगे एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या खुलासा, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने किया क्या ऐलान, जानेंगे खड़गे ने श्रम कानूनों को लेकर क्यों बोला बीजेपी पर हमला, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सरकार गठन के बाद पूर्व सीएम से मिलने उनके घर पहुंचे तमिलनाडु के सीएम विजय। एमके स्टालिन ने विजय का शॉल ओढ़ाकर किया स्वागत। पंजाब में निकाय चुनाव का ऐलान, 26 को वोटिंग और 29 को नतीजे। 13 मई से शुरू होकर 16 मई तक चलेगी नॉमिनेशन की प्रक्रिया। गुजरात में बंदरगाह विस्तार परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। कोर्ट ने परियोजना के लिए मंजूरी को बरकरार रखने वाले राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार। झारखंड के पूर्व मंत्री और आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से राहत। कांग्रेस नेता और उनके निजी सचिव संजीव लाल को कोर्ट से मिली जमानत। कथित टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़ा है मामला। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 1312 अंकों की गिरावट के साथ 76,015 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 360 अंकों की गिरावट के साथ 23,815 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तेल, गैस, सोने समेत कई चीजों को लेकर पीएम मोदी का जनता से अपील करना अब उन्हीं पर भारी पड़ता जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर मोदी सरकार की घेराबंदी कर दी है। साथ ही सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। विपक्ष के इन हमलों से पीएम मोदी बुरी तरह घिर गए हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट में। तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 1 साल तक सोना नहीं खरीदना चाहिए, इसके साथ ही आम जनता से तेल, गैस, सोने समेत कई चीजों पर संयम बरतने की अपील की थी। वहीं अब पीएम मोदी ये बयान देकर बुरी तरह से घिर गए हैं। उनका ये बयान उन्हीं के गले की फांस बन गया है। विपक्ष ने एकजुट होकर पीएम मोदी की घेराबंदी कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी पर भड़कते हुए उनके इस बयान को नाकामी बताया। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया, मोदी जी ने जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे क्या ना खरीदे, कहां जाएं कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। उन्होंने आरोप लगाया कि देश चलाना पीएम मोदी की बस की बात नहीं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि देश के लिए संकट सिर्फ एक है और वो है बीजेपी। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया, सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई हैं? भाजपाइयों ने चुनाव में जो हजारों चार्टर हवाई यात्राएं करी, वो क्या पानी से उड़ रही थी? भाजपाइयों ने चुनाव में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रचार क्यों नहीं किया? सारी पाबंदियां जनता के लिए ही है क्या? राहुल और अखिलेश की तरह ही बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मोदी सरकार की घेराबंदी की। उन्होंने पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान का जिक्र करते हुए एक्स पर पोस्ट किया, विपक्षी आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी जी, आप सोना खरीदना बंद करो। 2026 में मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के सच और झूठ का वक्त हिसाब कर रहा है। कितने दिन तक देशवासियों को गुमराह करते रहेंगे साहब? विपक्ष के इन हमलों से मोदी समेत पूरी सरकार मुश्किल में आ गई है। पीएम मोदी अपने ही बयान को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल में सीएम बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा काम कर दिया है कि जिससे बीजेपी एक बार फिर कटघरे में खड़ी हो गई है और विपक्ष के आरोपों पर मोहर लग गई है और सियासी गलियारों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। तो ऐसा क्या कदम उठाया है सीएम शुभेंदु ने जिससे मच गया है बवाल, और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। शपथ ग्रहण के महज 24 घंटों के भीतर पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री ने वो काम किया जिसने राज्य के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। 15 जिलों के डीएम, 20 से ज्यादा पुलिस अधीक्षक और राज्य के मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक चेहरे बदल गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बवाल मचा है सुरजीत रे को लेकर। अपने पहले बड़े प्रशासनिक बदलाव के तौर पर मुख्यमंत्री ने रे को अपने मुख्यमंत्री ऑफिस यानी सीएमओ में बुला लिया है। गौर करने वाली बात यह है कि सुरजीत पिछले दिनों खत्म हुए विधानसभा चुनाव में भवानीपुर में रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। शुभेंदु ने सीट से ममता बनर्जी को हराया था। सुरजीत रे नई नियुक्ति से पहले पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के भूमि राजस्व और सर्वेक्षण निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक के पद पर कार्यरत थे। राज्य में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग की ओर से उन्हें भवानीपुर का रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था, जिस पर टीएमसी की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई थी और टीएमसी के आरोपों को मानते हुए चुनाव आयोग ने टीएमसी को 3 नाम भी भेजे थे। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार की बात सुनते हुए सुरजीत की जगह लेने के लिए 3 अधिकारियों के नाम का प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन आगे चलकर आयोग ने राय को ही रिटर्निंग ऑफिसर बनाए रहने
करने का फैसला किया, जिसको लेकर टीएमसी ने आरोप भी लगाया था कि ये सब बीजेपी के दबाव में किया गया है। और अब उनकी अगुवाई में राज्य में नई बीजेपी सरकार की कमान संभालने के ठीक एक दिन बाद ही शुभेंदु ने सुरजीत रे को मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज दिया है, जिसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि ये प्रशासनिक फेरबदल नहीं बल्कि उन अधिकारियों को रिटर्न गिफ्ट या इनाम है जिन्होंने चुनाव के दौरान पर्दे के पीछे से शुभेंदु की मदद की। दरअसल ये आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि टीएमसी ने जिन अधिकारियों का नाम लिया था उन्हें सरकार ने अपने और करीब कर लिया। अब सरकार के इस कदम से एक तरह से ये साफ हो जाता है कि विपक्ष के आरोपों में सच्चाई थी। एक तरफ बंगाल में अधिकारियों के फेरबदल को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ चुनाव के नतीजे लगातार सवालों में घिरे हुए हैं। टीएमसी बीजेपी पर बड़ी धांधली के आरोप लगाते हुए अपनी हार की सबसे बड़ी वजह एसआईआर को ठहरा रही है। पार्टी का कहना है कि कई सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर हटाए गए वोटों की संख्या से कम था और अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। क्या कुछ हुआ, दलीलें रखी गई इस दौरान, जानने के लिए देखें रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे 4 मई को आए। बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, लेकिन ये जीत अब पार्टी के गले की फांस बनती जा रही है। राज्य में एसआईआर का मुद्दा एक बार फिर गर्माता जा रहा है। दरअसल एसआईआर के फैसलों को लेकर टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पार्टी ने दावा किया है कि एसआईआर के तहत रद्द की गई सीटों का राज्य के चुनाव नतीजों पर सीधा असर पड़ा है। टीएमसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील कल्याण बनर्जी ने सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ को बताया है कि 31 सीटों पर जीत का अंतर उन सीटों से भी कम था जिन्हें एसआईआर के फैसले के तहत रद्द कर दिया गया था। मेरे मुवक्किल को 862 वोटों से हार मिली, जबकि उसी निर्वाचन क्षेत्र में 5000 से ज्यादा वोट रद्द कर दिए गए थे। टीएमसी और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर करीब 32 लाख था, जबकि इससे ज्यादा अपीलें अभी भी डिलीशन के खिलाफ लंबित हैं। सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने कल्याण बनर्जी को इस मुद्दे पर औपचारिक अर्जी दाखिल करने को कहा ताकि मामले की विस्तृत कानूनी पड़ताल की जा सके। जस्टिस बागची ने कहा, आप नतीजों के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं जिस पर फैसले के तहत हटाए गए वोटर्स की वजह से काफी असर पड़ा हो, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट आईए की जरूरत है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से ये दलील दी गई कि इस तरह की आपत्तियों का उचित उपाय चुनाव याचिकाएं दाखिल करना है, न कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में आना। इस बीच वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने पीठ को आगाह किया कि मौजूदा गति से अपीलीय न्यायाधिकरणों को लंबित अपीलों को निपटारा करने में 4 साल तक लग सकते हैं। ऐसे में टीएमसी का कहना है कि जब तक इन अपीलों और रद्द किए गए वोटों की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक संबंधित चुनाव परिणामों पर सवाल बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ, तो इधर तमिलनाडु में सरकार गठन के बाद राजनीति में नया मोड़ आ गया है। टीवी के प्रमुख विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और उनके साथ साथ 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि इन 9 में से एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं है और अब इसे लेकर तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन के बाद अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। टीवीके के नेतृत्व वाली नई सरकार में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। हालांकि अभी कांग्रेस के किसी भी विधायक को विजय के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, लेकिन जल्द ही कांग्रेस भी विजय कैबिनेट में शामिल होगी। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सेल्वा पेरून थागई ने बताया कि दूसरे चरण की मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस सरकार का अहम हिस्सा बनेगी। सीएम पद की शपथ ग्रहण समारोह के दौरान के सेल्वा पेरून थागई ने साफ कहा कि भले ही शुरुआती कैबिनेट की लिस्ट में कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का नाम शामिल नहीं था, लेकिन गठबंधन की तय योजना के तहत उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना बिल्कुल कंफर्म है। यही नहीं बल्कि कांग्रेस और टीवीके के साथ को मजबूत साझेदारी बताते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि ये नई साझेदारी आने वाले सभी राजनीतिक चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए बहुत मजबूत है। टीवीके और कांग्रेस का ये गठबंधन न केवल अभी बल्कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों और उसके बाद होने वाले लोकसभा चुनावों तक भी ऐसे ही मजबूती के साथ जारी रहेगा। यानी साफ है कि आने वाले समय में जब मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार करेंगे, तब कांग्रेस के विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये कदम टीवीके और कांग्रेस के बीच मजबूत राजनीतिक साझेदारी को दिखाता है, जिससे एनडीए के खेमे में हलचल तेज हो सकती है। तमिलनाडु में कांग्रेस ने विजय कैबिनेट में शामिल होने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं देश में लागू किए गए नए श्रम कानूनों को लेकर राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने इन कानूनों को मजदूर विरोधी करार देते हुए इन्हें आजादी के बाद से श्रमिकों के अधिकारों पर सबसे बड़ा हमला बताया है। देखिए रिपोर्ट। श्रम कानूनों को लेकर मोदी सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की इन मुश्किलों को और बढ़ा दिया है।
खड़गे ने श्रम कानूनों को लेकर बीजेपी पर भड़कते हुए कहा कि अपनी विशिष्ट कायरतापूर्ण शैली में मोदी सरकार ने विधानसभा चुनाव समाप्त होने का इंतजार किया और फिर 8 और 9 मई 2026 को राजपत्र अधिसूचनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से 4 श्रमिक विरोधी श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया। भारत के करोड़ों श्रमिकों के लिए ये संहिताएं मनमानी ढंग से काम पर रखने और निकालने की नीतियों, संविदा रोजगार और संघीकरण के सीमित अवसरों वाले भविष्य का वादा करती हैं। ये ध्यान देने के योग्य है कि मोदी सरकार ने बिना किसी परामर्श के इन श्रमिक विरोधी संहिताओं का मसौदा तैयार किया और उन्हें लागू किया। इन्होंने 2015 के बाद से भारतीय श्रम सम्मेलन का आयोजन भी नहीं किया है। ये संहिताएं जिनसे केवल प्रधानमंत्री के उद्योगपति मित्रों को लाभ होता है, स्वतंत्रता के बाद से श्रमिकों के अधिकारों के लिए सबसे बड़ा झटका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के श्रमिकों के लिए अपने दृष्टिकोण में दृढ़ है। हम अपने 5 सूत्री श्रमिक न्याय एजेंडा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। मनरेगा की बहाली और शहरी क्षेत्रों में इसका विस्तार, मनरेगा सहित राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन, स्वास्थ्य अधिकार कानून जिसके तहत 25 लाख रुपए तक का सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाएगा, असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा जिसमें जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा शामिल है, सरकारी कार्यों में संविदा प्रणाली को समाप्त करने और मोदी सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलाव की समीक्षा करने की प्रतिबद्धता। खड़गे के सवालों ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना ये होगा कि उनके आरोपों पर बीजेपी क्या कुछ सफाई देती नजर आती है। श्रम कानूनों को लेकर खड़गे ने बीजेपी की क्लास लगा दी है, तो दूसरी तरफ नीट एग्जाम को लेकर बवाल शुरू हो गया है। कई बच्चों के पास ऐसे पेपर मिले हैं जिसमें ज्यादातर सवाल असली परीक्षा वाले ही हैं। ये मामला सामने आते ही पेपर लीक की खबरों को हवा मिली। हालांकि बच्चों ने इसे गेस्ट पेपर करार दिया, लेकिन अब इस मामले में राजस्थान पुलिस ने कई सनसनी खुलासे किए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 3 मई को देश भर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई और अब खबर है कि नीट का पेपर पहले ही लीक हो गया था। राजस्थान में कई स्टूडेंट के पास हाथ से लिखा हुआ पेपर मिला जिसके 140 सवाल असल परीक्षा से मैच हो रहे हैं। हालांकि स्टूडेंट्स की तरफ से इसे गेस्ट पेपर बताया गया, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर के 140 सवाल हूबहू पाए गए तो बवाल शुरू हो गया, जिसके बाद से दावा किया जा रहा था कि एग्जाम से पहले ही लाखों रुपए में एक सैंपल पेपर बेचा गया था जिसमें 140 सवाल नीट यूजी 2026 की परीक्षा में पूछे गए सवाल से मिलते जुलते थे। वहीं ये मामला सामने आने के बाद राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी और दूसरी एजेंसियां जांच में जुट गई और अब एसओजी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। जानकारी के अनुसार सीकर में नीट परीक्षा से एक दिन पहले 2 मई की रात को ही कुछ गेस्ट पेपर आए थे। इनमें से फिजिक्स और बायोलॉजी के बहुत से सवाल नीट परीक्षा में हूबहू आए। छात्रों ने सीकर पुलिस को पेपर लीक होने की शिकायत भी की थी। बाद में छात्रों ने एनटीए को प्रूफ के साथ मेल भी किया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसी को जांच सौंपी गई। राजस्थान पुलिस एसओजी की टीम फिलहाल 15 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान कर चुकी है और 13 से ज्यादा युवकों से पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में सरकार भी घिरती हुई दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि नीट जैसी परीक्षा कैसे लीक हो रही है, और जैसा आप जानते हैं कि पेपर लीक का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। हाल ही में उत्तराखंड में भी ऐसा ही मामला सामने आया था जिस पर जमकर बवाल हुआ था। वहीं अब इस मामले में भी विवाद बढ़ना तय माना जा रहा है। नीट एग्जाम को लेकर एक बार फिर सियासी पारा हाई है, तो वहीं पश्चिम एशिया में संकट गहराता दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से जंग की आहट सुनाई देने लगी है। ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे। उन्होंने ईरान को हमले की धमकी दे दी। तो क्या फिर छिड़ने वाली है जंग? जानेंगे इस रिपोर्ट में। ईरान और अमेरिका में फिर से जंग शुरू होती दिखाई दे रही है। ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसके बाद ट्रंप बुरी तरह से भड़के हुए हैं। ईरान को धमकी दे रहे हैं। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान ने अपने जवाब में कहा है कि युद्ध हर मोर्चे पर खत्म होना चाहिए। लेबनान पर हमले पूरी तरह से रोके जाएं, ईरान को जंग से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए, होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का ही अधिकार रहेगा, हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करे, आगे कोई हमला न करने की गारंटी दे, ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए और ईरानी तेल की बिक्री पर लगी रोक खत्म करे। अपने जवाब में ईरान ने अमेरिका की उस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिसमें ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने और संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने की बात कही गई थी। ऐसे में ईरान के जवाब से ट्रंप भड़क उठे और कहा कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसे किसी तरह से माना नहीं जा सकता। ईरान पिछले 47 वर्षों से अमेरिका और पूरी दुनिया के साथ केवल देरी करने का खेल खेल रहा है। उन्होंने हमारे महान देश का मजाक उड़ाया है, लेकिन अब वे और नहीं हंस पाएंगे।
ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान के रुख ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने सेना को जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। उनके नॉट रीचेबल होने की खबरें भी आ रही हैं। इस बीच राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश कभी दुश्मन के आगे नहीं झुकेगा। साफ है कि ईरान जंग के लिए तैयार है, फैसला अमेरिका को करना है, वो जंग चाहता है या फिर शांति। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पीएम मोदी ने अपने रात 8 बजे पढ़े जाने वाले इस भाषण को इस बार शायद दिन के उजाले में दे दिया है। ये भाषण उन्होंने बेंगलोर में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि देश की जनता क्या नहीं करे। उन्होंने कहा कि आप कम से कम तेल पीजिए, कम से कम तेल खाइए और अपनी गाड़ियों को कम से कम तेल पिलाइए। घर बैठकर लॉकडाउन में जैसे आपने काम किया था वैसे ही काम कीजिए, कारपूल में जाया कीजिए, सोना ना खरीदिए और हवाई यात्रा ना करें तो और अच्छा रहेगा। मज़ेदार बात है कि उनका ये बयान तब आ रहा है जब वो खुद देश के टैक्स पेयर्स के पैसे के ऊपर अपनी कई देशों की यात्रा पर, हवाई यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।